हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम लोग वापस आ गए हैं दोबारा अपना चैप्टर फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। लास्ट टाइम हमने देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे थे एंड पीरियोडिक टेबल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। मीन्स कि हमने ब्लॉक वाइज देखा, पीरियड वाइज देखा, ग्रुप वाइज, है ना, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट हमने देखा किसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है। आज हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ब्लॉक वाइज आपको लास्ट में बताया था ना कि आपके एक्सट्रीम पीरियोडिक टेबल में आपका अगर आप लेफ्ट हैंड साइड बात करते हो तो एस ब्लॉक है, एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक है, ठीक है, सेंटर में डी ब्लॉक है एंड नीचे एफ ब्लॉक है। सो अब हमें डिवीजन जो है ब्लॉक वाइज करके स्टडी करना है। तो शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक में आपका कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? ग्रुप 1 एंड 2, राइट। टेबल में सबसे पहले आपका ग्रुप 1 एंड 2 वही कवर होते हैं ना। अब अगर मैं कहूं कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्या लिखेंगे आप? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ ना सबकी आपको आनी चाहिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, सो NS 1 से लेके 2 तक। इसका क्या मतलब है? देखिए, N मतलब कि कौन सा प्रिंसिपल शेल है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स को आप कवर करते हुए कंसीडर कर रहे हो। N आपका मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका, यानी कि मेन शेल कौन सा है वो। S ब्लॉक है। S ब्लॉक का मतलब क्या है सबसे पहले तो, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका S ब्लॉक में, सॉरी आई मीन S ऑर्बिटल में जाएगा, इस वजह से आप S ब्लॉक बोलते हो। सो NS 1 to 2 का क्या मतलब है कि या तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब मैं समझाती हूँ कैसे। एस ब्लॉक का देखिए मतलब क्या है, दोज एलिमेंट्स या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम कहेंगे दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस ऑर्बिटल। ठीक, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, एंटर्स इनटू द एस ऑर्बिटल। अब आप नोट भी करेंगे, अगर ग्रुप 1 और 2 के कोई सा भी एलिमेंट आप उठा के देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, सीजियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, एनीवन, सब में या तो आपका NS1 होगा या NS2 होगा। ठीक है, अब देखिए ग्रुप 1 आपका एंड ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट में यही है ना। दूसरी बात क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास दो ही मतलब ग्रुप्स क्यों हैं? पूरा अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो खाली 2 ही कॉलम्स है ना। क्यों हैं 2? क्योंकि एस ऑर्बिटल में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसी को कोरिस्पॉन्ड करते हुए 2 हमारे कॉलम्स हैं, यानी 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके लिए? एस ऑर्बिटल, एक्चुअली बात ये कि वो कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। अकोमोडेट का मतलब होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल में रख सकता है। ठीक, एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर 2 ग्रुप्स। ये इस तरह के ना कई बार शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल्स पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती रहती हूँ। एंड NS हो गई हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एस ऑर्बिटल वाली ये चीज़ हो गई। एंड यस, एक्सेप्शन है यहाँ पे, देखिए एक्सेप्शन किन 2 एलिमेंट्स को लेके है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, है ना। हीलियम तो इसलिए क्योंकि आपका बिल्कुल कोने में नोबल गैसेस के जस्ट ऊपर है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, मतलब उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसमें आई। सो आपका ये एस ब्लॉक में काउंट होता है हीलियम। वो आप नोबल गैसेस तो हैं, लेकिन अगर ब्लॉक वाइज उसकी आप बात करो तो आप उसे एस ब्लॉक में काउंट करते हो। क्यों? क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है NS ऑर्बिटल में। फाइन। और दूसरा है आपका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की पोजीशन देखिए वैसे भी एनॉमलस है। एनॉमलस मतलब कि आप कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल है, कि आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो ग्रुप 1 में ही क्यों रखा गया है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है एंड एल्कली मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। एल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, H पॉजिटिव बन गया, है ना। जैसे नॉर्मली आपके जितने एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो Na+, K+, ये आपके आयंस शो करते हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करो हेलोजन फैमिली से, हेलोजन फैमिली में क्या करते हैं, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अचानक से सॉरी आई मीन आई कैन से कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या बनता है, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। तो ठीक है, इजिली आपका कन्वर्ट हो जाएगा F नेगेटिव
ऐसे ही हाइड्रोजन का भी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन कर ले तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, मतलब हीलियम को। सो इसीलिए इसकी पोजीशन को एनॉमलस कहा जाता है कि ग्रुप 1 में भी ये फिट बैठता है एंड ग्रुप 17 के साथ भी, यानी हैलोजन फैमिली के साथ भी। सो ये दो चीजें हैं इस ग्रुप को लेके कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है, फाइन। एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमने बता दिया कि दो हमारे ग्रुप्स क्यों हैं, है ना। ग्रुप 1 में कॉन्फ़िगरेशन हो गई NS1, ग्रुप 2 में NS2। अब अगर मैं पीरियड वाइज बोलूँ ना, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, तो इसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। अगर आप बड़े ध्यान से देखो, फर्स्ट में किसकी फिलिंग हो रही है, 1s1 1s2, है ना। तो यहाँ 1s1, यहाँ 1s2, ऐसे ही 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। तो यानी हर पीरियड आपका क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, मेन शेल के बारे में बता रहा है। यहां से क्लियर हुआ ना। ग्रुप 1 में आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ग्रुप 2 में आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। क्लियर। तो ये तो हो गई मेन चीजें इस ग्रुप को लेके कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है, क्यों खाली दो ग्रुप्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन को लेके बात हो गई, एनॉमलस पोजीशन को लेके बात हो गई। अब हमें क्या करना है कि हम करेंगे एक तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज, है ना, कि एस ब्लॉक वाले आपके जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बट उससे पहले एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अगर आप ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन वहाँ है, आपको साथ के साथ अब कोरिलेट करके पढ़ना है कि ये कैटायन बनाएगा कि एनायन बनाएगा, है ना। प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ोगे तो साथ के साथ में आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताती जाऊंगी जो आगे भी आपके एस ब्लॉक में काम आएगी। फाइन। सो मूव ऑन करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एस ब्लॉक में हमारी जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो हम स्टडी करेंगे। उससे पहले एक काम करते हैं, एलिमेंट्स लिख लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स आपके जब फेमिलियर रहते हैं ना थोड़े, तो आप को रिलेट कर पाते हो। ग्रुप 1 में अगर आप देखो सबसे ऊपर है हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद हीलियम अलग से लिख लो, है तो आपका ग्रुप 2 में। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे मैं बेरिलियम वाला आपका ग्रुप लिखूंगी, राइट। सो हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, इसके नीचे सोडियम, पोटेशियम, ठीक, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सबको याद होगा, ठीक। ये चीज़ बार बार लिखना तभी याद रहेगा, ठीक। देन रुबीडियम, अच्छा सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक। और इधर आपका आ गया स्ट्रॉन्शियम, रुबीडियम, स्ट्रॉन्शियम, सीजियम, बेरियम एंड रेडियम। यस, ठीक। इसको कई लोगों ने ऐसे याद किया होता है एसबीआर की कई बार कोई शॉर्ट फॉर्म बना ली होती है। सो अब आप कोरिलेट कर पाएंगे प्रॉपर्टीज के लिए। ये मैंने हीलियम थोड़ा उस साइड इसीलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल कॉर्नर में है, बट हमारा ग्रुप 2 में आता है एंड एस ब्लॉक में आता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है। अब देखिए, अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज स्टडी करें या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप स्टडी करें, इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने स्पेशली एलिमेंट्स लिखे। पहला क्या है, सॉफ्ट मेटल्स है ना। सॉफ्ट मेटल्स कैसे याद रहेगा, कई बार भूल जाते हैं हम। सोडियम, लैब में यूजुअली सोडियम बड़ा सॉफ्ट होता है, आप उसको इजीली कट कर सकते हो, नाइफ की भी जरूरत नहीं है, आप उसको हल्का सा मतलब प्रेस करोगे ना, बहुत इजीली कट हो जाता है वो। सो सॉफ्ट मेटल्स, और इनके जब नेचुरली मेटल्स सॉफ्ट हैं, ठीक है, मेटालिक नेचर यहाँ पे आपका एक्चुअली जो बॉन्डिंग है ना वो सॉफ्ट मेटल्स हैं, तो यानी बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मत सोचिएगा कि मेटल्स का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जब आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो भी आपके मेटल्स ही हैं बट दे आर हार्ड इन नेचर। सो बेसिकली ये कोरिलेट करता है सॉफ्ट मेटल है या हार्ड मेटल है, इस वजह से। अगेन ये आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं, इसकी वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब आपको पता है कि शेल जैसे नीचे आप जाते जा रहे हो तो एक एक शेल ऐड होता जा रहा है ना, 1s किया था हमने, 2s, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। इट मीन्स कि मेन शेल आपका जो भी है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक। और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन अगर आपका देखोगे, शेल जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ रहा है, ठीक। तो अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा तो आसानी होती जाएगी। तो वैसे भी कंपैरेटिवली पूरे पीरियोडिक टेबल में जब आप देखो, इन एलिमेंट्स की यानी एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक। क्या लिखेंगे हम, लो आयोनाइजेशन एनर्जी।
इसी चैप्टर में आपने आगे पीरियोडिसिटी पढ़नी है ना, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, वो सब आपको एक तो नॉर्मली पढ़नी है एंड उनका ट्रेंड पढ़ना है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक। और उस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड फर्दर जब आपके चैप्टर्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाले आएंगे वहाँ पे भी इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक। सो लो आयनाइजेशन एनर्जी है एंड अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो क्या होगा, इसका मतलब इजिली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैटायंस में। अब ये याद रखना है आपको कि ये कैटायन में कन्वर्ट होंगे, क्यों, एक या दो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर सकते हैं, लूज करते ही क्या बनेंगे, कैटायन। सो लो आयनाइजेशन एनर्जी, साथ में मैं क्या लिख दे रही हूँ, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब यही है कि वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना देते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक। ओके, सीजियम आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्वेश्चन आप खुद फिगर आउट करो क्योंकि ये आप 9th 10th कई टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दो अलग अलग चीज है, मैं बताऊंगी आपको इसी चैप्टर में बाद में, बट तब तक आप भी इसको फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पहले वाला जो ग्रुप है यानी ग्रुप 1, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रुप 1 वाले यानी कि एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, +1 कैटायन में, ठीक है। सो मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ग्रुप 1 लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड कैटायन बनाते हैं +1, है ना। ये शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि आपको पता रहे जस्ट। देन ग्रुप 2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं नेचुरली, ग्रुप 2 में आपका सेम +2 वाले आपके आयंस बनेंगे। ये क्यों बताया, क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेरियम के ऊपर +1 लगा देते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, बार बार देखो, इसीलिए मैं बार बार लिख भी रही हूँ, ठीक है। तो आपके जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, हीलियम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपने सब में देखा होगा 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक, और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कब 1 पॉजिटिव चार्ज है, कब 2 पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आपके ये जितने भी एलिमेंट्स हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, सारे ही आपके गुड कंडक्टर्स हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो हम इनकी पढ़ रहे हैं, ठीक। अब बात आती है इसके बाद, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है, इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करेगा या गेन करेगा तो नेचुरली रिएक्टिव ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड मेनली वैसे आपका इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब कि वो हाईली रिएक्टिव इन नेचर है, और ये सारे आपके मेटल्स हैं और क्या बोलते हैं हम इनको, हाईली मेटालिक इन नेचर, ठीक। पहली बात हाईली रिएक्टिव इन नेचर, दूसरा मेटालिक है। और आपकी रिएक्टिविटी और मेटालिक नेचर है आपका वो कैसे चेंज होता, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज होती जा रही है, तभी ना मैंने कहा कि सीजियम आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक। सो डाउन द ग्रुप आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और मेटेलिक अगर कैरेक्टर की आप बात करें, ओवरऑल पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे ना, इस साइड एक्सट्रीम लेफ्ट एस ब्लॉक हो गए, एक्सट्रीम राइट में आपके पी ब्लॉक हो गए, तो जब आप इधर से यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाओगे तो मेटेलिक नेचर आपका रिड्यूस होता जा रहा है। कैसे याद करोगे, इधर तो आपको मेटल्स याद रहते हैं, उस साइड जब जाओगे तो देखो आपके क्या है, हेलोजेंस, है ना, हेलोजेंस हो गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब आपके नॉन मेटल्स हैं, फाइन। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि मेटल से कन्वर्ट होते होते नॉन मेटल उधर बन रहे हैं, तो इट मीन्स मेटालिक नेचर आपका घटता जा रहा है एंड क्या चीज़ बढ़ती जा रही है, नॉन मेटालिक नेचर, ठीक। ये ट्रेंड आपको हमेशा माइंड में रखना है, और इस पूरे चैप्टर में जब भी पढ़ो कोई भी टॉपिक हमेशा कोरिलेट करके पढ़ो, तभी याद रहेगा, ठीक। सो हाईली रिएक्टिव इन नेचर, हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है, ये मेंशन कर दिया हमने। एंड यस, मेटालिक नेचर एंड रिएक्टिविटी वाली चीज़ मैंने आपको मेंशन कर ही दी है, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ इसको, आई थिंक ये है ना डाउन। अच्छा, ये एरो के भी जो आपके सिंबल्स हैं बुक्स में भी आपको मिलेंगे। एक चीज़ होती है ये, इसका मतलब होता है इंक्रीज होना,
इसका मतलब होता है डिक्रीज होना। ये वो आपके शॉर्ट नोट्स कह सकते हो, सिंबल्स टाइप हैं जो बहुत जगह रेगुलरली यूज होते हैं। और ये इसका मतलब है यहाँ पे आप जब ग्रुप की बात कर रहे हो कि डाउन द ग्रुप कैसे चेंज हो रहा है ना। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी, इसको आप ऐसे लिखना चाहो या मैं सीधे लिख देती हूँ, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, है ना। एंड मेटेलिक नेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो मेटेलिक नेचर के बारे में, इसको और इसको अगर कंपेयर करोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर, सपोज कीजिए मैं ये पूछूं आपसे, कोई आपसे ये पूछे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में से कौन ज़्यादा मेटेलिक इन नेचर होगा, सो यू हैव टू जस्ट आंसर ग्रुप 1 वाले आपके एलिमेंट्स ज़्यादा मेटेलिक इन नेचर होंगे। क्यों? जैसे मैंने आपको अभी बताया, अलॉन्ग द पीरियड मेटेलिक नेचर रिड्यूस होता जाता है, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो कंपैरेटिव स्टडी करोगे जब, तभी आप इसके क्वेश्चंस कंसेप्चुअल सब अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, कुछ और प्रॉपर्टीज है हमारी, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। 5 ये हो गई मेन प्रॉपर्टीज, 2-3 और हैं वो करते हैं हम स्टडी। 6 पॉइंट हमारा क्या है, हमने जस्ट पहले अभी क्या पढ़ा कि हाईली रिएक्टिव इन नेचर है। तो नेचुरली जो चीज़ हाईली रिएक्टिव हो गई वो आपकी फ्री स्टेट में नेचर में नहीं मिलेगी, है ना। जैसे नॉर्मली आपका जो चीज़ लेस रिएक्टिव है, गोल्ड है, तो वो गोल्ड का टुकड़ा आपको मिल सकता है, बट ये सब चीज़ें आपकी हाईली रिएक्टिव है तो ये आपको नेचर में एज सच नहीं मिलती है। इनफैक्ट लैब में सोडियम को रखने के लिए भी केरोसिन ऑयल यूज़ किया जाता है, आप ऐसे नहीं रखते हो, है ना। एंड पोटेशियम है, सोडियम है, इसको पानी के कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आते, बहुत एग्रेसिव रिएक्शन हो जाती है इस वजह से। सो ड्यू टू रिएक्टिविटी, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी क्या बोलेंगे हम, they don't exist in free form in nature, in pure form, इसका कहने का मतलब ये, they don't exist in nature in their pure form। कहने का मतलब ये कि जो चीज़ रिएक्टिव होती है वो सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक, ओके। अगली चीज़ अब आई कि ये हमारे बनाती है कैटायंस, मतलब ये एलिमेंट्स हमें बना रहे हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ से लिख लेती हूँ, ज़्यादा कवर हो जाएगा, है ना। सो कैटायंस बना रहे हैं, इट मीन्स कि आयनिक इन नेचर हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले आपके एलिमेंट्स आयनिक इन नेचर है, हाईली आयनिक हैं। ठीक है, सो हाईली आयनिक इन नेचर, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस ये याद रखिए, याद आपको जितनी भी आएंगी ना, चाहे कहीं भी आएंगी, वो सब माइंड में रखनी है, रिटेन रखनी है। और एक्सेप्शन आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारी आएंगी, जब भी आप ब्लॉक वाइज स्टडी कर रहे हैं या कहीं पे भी ट्रेंड्स जो आएंगे जितने, वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। सो हाईली आयनिक इन नेचर एक्सेप्ट बेरिलियम। ठीक, बेरिलियम आपका कोवेलेंट नेचर शो करता है ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली। ओके, उसके बाद आपका आया आयनिक इन नेचर वाली चीज़ हो गई, एंड यस गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब बात आती है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, समझ लो एक बारी, आगे भी आएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन वाला, जो आपका रिडॉक्स का चैप्टर आएगा वहाँ पे भी, बट यहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जो रिडक्शन में हेल्प करे ऐसा एजेंट। रिडॉक्स रिएक्शन आपकी जो होती है उसमें ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी अकेले ऑक्सीडेशन या अकेले रिडक्शन नहीं होगी, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला नहीं होगा तो कोई दूसरा गेन भी नहीं करेगा, है ना। तो ये पैरेलली चलेगी, साइमल्टेनियसली चलती हैं, साइड बाय साइड। तो एक एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो हो रहा है रिड्यूस। तो अगर आप ध्यान से समझो, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो एक तरह से किसकी मदद कर रहा है, दूसरे की मदद कर रहा है ना, कि वो रिड्यूस हो जाए। सो इट मीन्स वो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये आप कह सकते हो एक दूसरे का रिवर्सिबल होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन ये पूरा आपका देखिए रिडॉक्स वाले चैप्टर में आएगा, बट स्टिल ऐसा ना हो कि आपको रट्टा मानना पड़े, इसलिए मैंने आपको बता दिया। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड जो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब जो खुद ऑक्सीडेशन शो करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो खुद रिडक्शन शो करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर। सो इट मीन्स ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, तो यानी कि क्या शो करते हैं, ये ऑक्सीडेशन शो करते हैं। ऑक्सीडेशन बहुत इजीली कर रहे हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, जब आप पूरी
वो पढ़ते हो ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज आपने 10th में पढ़ी होगी, तब तक आपने उसका नाम यही पढ़ा होता है, रिएक्टिविटी सीरीज। आपको ध्यान हो वहाँ पे लिथियम एलिमेंट आता है, राइट। सो और वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से ही फेमस है उस पूरे टेबल में। सो अगेन ये वही चीज़ आ गई यहाँ पे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब फ्लेम टेस्ट देते हैं, एक्सेप्ट, फिर से आ गई एक्सेप्शन, एक तो वही है ऊपर वाली, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सबका अपना पर्टिकुलर कलर है, सोडियम अलग कलर देता है, ठीक है, पोटेशियम वॉलेट देता है, तो कोई येलो दे रहा है, कोई पिंक दे रहा है, सबका अपना पर्टिकुलर कलर है, जिससे कि आप फेमस मतलब एक एनालिसिस में आप इसको फ्लेम टेस्ट के नाम से जानते हो, ठीक। सो जितने आपके एलिमेंट्स है दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। अब इस इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम का मतलब क्या है कि आपने थोड़ा सा वो एलिमेंट लिया, स्पैचुला पे रख के उसको डायरेक्टली जला के देखा, तो कलर प्रॉपर आपका फ्लेम का अलग अलग आएगा, ठीक है। फ्लेम टेस्ट के नाम से फेमस होता है ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट एस ब्लॉक। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, पी ब्लॉक। सो पी ब्लॉक में अब क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी ऑर्बिटल में, ठीक है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एनी ऑफ द पी ऑर्बिटल्स, क्योंकि आपको पता है एस तो देखो एक ही ऑर्बिटल था, एनी ऑफ द पी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेन शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एनी ऑफ द पी ऑर्बिटल्स ऑफ मेन शेल, फाइन, ओके। अब जैसे हमने एस ब्लॉक के किए थे वैसे हम पहले पी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख लें। उससे क्या होगा, दो पर्पस सॉल्व होंगे, एक तो बार बार लिखने से रिवाइज होगा आपका, एंड सेकेंडली आप कोरिलेट कर पाते हो जब हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं या जो भी चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे हमने वहाँ किया था एस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 2 ही उसके ग्रुप्स थे। पी ऑर्बिटल आपके देखिए कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2, तो यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि कितने ग्रुप्स होंगे, 6 ग्रुप्स। सो अगर हम ये स्टार्ट करें, ये स्टार्ट होता है, मैं ग्रुप नहीं लिख रही, डायरेक्टली नंबर लिख दे रही हूँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक। पूरा आपका जो आप कह सकते हो कि राइट हैंड साइड वाला जो आपका पीरियोडिक टेबल है, मतलब उस राइट हैंड साइड वाला पार्ट पीरियोडिक टेबल का, वो सारा इसमें कवर हो रहा है, बट हीलियम एक्सेप्शन है। हीलियम आपका एस ब्लॉक में है, तो आपको हीलियम यहाँ नहीं लेना है। अब क्या करते हैं, हाँ, टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होंगे अगर मैं आपसे पूछूं, और सेम चीज़ एस ब्लॉक के लिए भी मिस हो गई हमारी। पी ब्लॉक में देखो आपकी पी की फीलिंग स्टार्ट कब से हो रही है, सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रही है ना, सेकेंड से, ठीक है। उसके बाद थर्ड पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। फर्स्ट में तो आपका 1p तो आता नहीं है, p कब से स्टार्ट होता है, सेकेंड शेल से, तो यहाँ पे 2p की फीलिंग होगी, यहाँ 3p की, 4p की, 5p की, ठीक है। इस तरह से आपकी फीलिंग होगी। मैं इसको अगर इनकेस यहाँ वाला रब कर दूँ, सो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको साइड बाय साइड मेंशन भी कर देती हूँ, ठीक, ओके। सेकेंड पीरियड में हमारी किसकी फीलिंग हो रही है, 2p की, देन 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। अब आप जिन एलिमेंट से फेमिलियर हैं वो खाली 6p तक है, क्योंकि लास्ट वाली जो आपकी रो है वो हमें ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप सारे एलिमेंट्स याद करें। अब क्या करेंगे, हम एक बार सारे एलिमेंट्स लिख लें एंड फिर काउंट करते हैं कि कितने एलिमेंट्स आए और क्यों आए, आपके टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कितने आए। चलो नोबल गैसेस पहले लिख लें। हीलियम था, उसके बाद क्या था, नियॉन, फिर आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, देन क्रिप्टॉन, जीनॉन, रह तो नहीं गया कोई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जीनॉन, यस 6 में आपका आ गया ना रेडॉन, ठीक। एंड लास्ट वाला हमें करना नहीं है, ओके। अब उसके बाद ग्रुप 13 में कहाँ से स्टार्ट होता था, बोरोन, बी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये भर लिया। अब इसके बाद नीचे इसके नीचे एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक। वहां पे देखो मैं आपको फिर बोल रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप बिल्कुल सीक्वेंस में बताइए। दिस इज कंप्लीटली फॉर
योर आप कह सकते हो कि आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। कैसे याद करना है वो आपको अपनी ट्रिक निकालनी चाहिए, सब कोई अपनी अपनी ट्रिक्स निकालते हैं, राइट। अब हम कौन सा कवर कर लेते हैं, हैलोजन कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी पता है, FCl, Br, I एंड एस्टेटिन। एस्टेटिन का AT है, AS नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वो मिस्टेक्स हैं जो ये बच्चे करते ही करते हैं, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोट किया है कि यूजुअली स्टूडेंट से हो जाती है मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली में सेलेनियम, ठीक है, देन पोलोनियम। इसका मैंने आपको बताया था ना, ओसी टिपो, बच्चे इस तरह से याद करते हैं, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम सॉरी। उसके बाद नाइट्रोजन वाली फैमिली में देखो क्या आता है। अब पहले ये वाली पूरी कर लेते हैं, ठीक। ये आई थिंक सेकेंड, थर्ड, इसको मैं बाइफरकेट कर देती हूँ, अदरवाइज ना पता नहीं लगेगा। फिफ्थ हो गया एंड सिक्स। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सेवेंथ वाली हम नहीं कर रहे हैं, बाकी हमने सारी कवर की है। बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, देन गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक। अच्छा, कार्बन, सिलिकॉन, देन इसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा जर्मेनियम, ठीक है। फिर यहाँ पे आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल AS, ठीक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे भी याद करोगे अगर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिसने जैसे भी याद किया हो, ठीक। देन उसके बाद यहाँ आपका टिन एंड एंटीमनी, क्लियर। SN आपका टिन होता है, SB आपका एंटीमनी। देन लास्ट वाले में आपका यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो इसके नीचे अगर देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यहाँ आपका आता है बिस्मथ। क्या रह गया अब एक यहाँ पे, याद करो, लेड, क्लियर। सो आपके यहाँ पे कितने एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, अगर आप वैसे काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे ही आपके 6 रोज हैं, 6 × 6 36 P ब्लॉक आपके एलिमेंट्स आएंगे। लास्ट वाला हमने लिखे नहीं है, सो मैं टोटल मेंशन कर दे रही हूँ 36 P ब्लॉक एलिमेंट्स। फाइन, कैसे हो गए, क्योंकि हम 6 रोज में कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, लास्ट वाली भी है, हमने पढ़ी नहीं है बट है वो, उसमें फिलिंग आपके p ऑर्बिटल की ही है, 7 p ऑर्बिटल्स की, ठीक है। सो टोटल 36 p ब्लॉक एलिमेंट्स आए, 6 × 6। हीलियम आपका s ब्लॉक का है, उसको काउंट मत कीजिएगा। s ब्लॉक में अगर ऐसे ही काउंट करना है तो उसमें तो ओवरऑल सारे पीरियड्स में फिलिंग हुई है ना, तो वहां पे आपके 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। s ब्लॉक में टोटल अगर पूछ ले कोई कितने एलिमेंट्स हैं, s ब्लॉक एलिमेंट्स वो है टोटल 14, ठीक। तो अब बात आई कि ये खाली 6 ही क्यों है। भाई 6 इसलिए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते थे, इसलिए आपके 6 ही ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, क्लियर। जैसे जैसे हमने s ब्लॉक में हमने प्रोसीड किया था ना एक एक चीज, ऐसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे, हर ब्लॉक में हमें ऐसे ही पढ़ना है। ओके, ये हो गया हमारा कवर की कितने एलिमेंट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक ग्रुप है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आई बारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप अगर कंसीडर करो, देखो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट आया होगा p में जिसकी फिलिंग हो रही है सेकंड शेल के, यानी कि p ऑर्बिटल में 2p की फिलिंग हो रही है नेचुरली, सो 2s ऑलरेडी फिल्ड है ना। सो क्या आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी NS2, ये हमेशा NS2 रहेगा ही, NP126, क्लियर। NS2 हमेशा रहेगा जो कि कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, हर रो में डिपेंड करेगा जिसका जो शेल है, n वेरी करेगा आपका, और p ऑर्बिटल्स की आपकी फिलिंग होती जा रही है 1 2 6, तो आपने 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है, एंड वहाँ पे मैं आपको बताऊँ एग्जाम में बच्चे कई बार MCQs जब आते हैं 4 ऑप्शन में देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। है ये बहुत सिंपल सी चीज़, बट स्टिल एग्जाम टाइम में वो चारों ऑप्शन एक जैसी नजर आ रही होती है तो कंफ्यूजन होती है, इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर ढंग से कीजिएगा। ओके, क्या रह गया अब हमारा जो हमें पढ़ना है, प्रॉपर्टीज तो पढ़नी है, बट उससे पहले हमने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली, 36 p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। यस, आई थिंक हमने सारी चीज़ कवर कर ली है जो हमने s ब्लॉक के लिए भी की थी। अब हम फर्दर क्या प्रोसीड करेंगे, कुछ तो इन चीज़ों को लेके, जैसे मैं आपको मैंने बनाया हुआ तो बता ही देती हूँ। ग्रुप 18 आपका किसका है, नोबल गैसेस का, ठीक। ये हम साइड बाय साइड मेंशन भी कर देते हैं।
पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर यानी कि ये चैप्टर जो आपका है, इसको पढ़ने का एक बेनिफिट ये है कि अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी अच्छे से तैयार हो जाती है। ठीक, सो ग्रुप 18 है आपका नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस, ठीक है, इनके कई सारे नाम हैं। इनर्ट, ये और कई नाम तो ऐसे हैं जो पहले यूज होते थे। इनर्ट गैसेस यूज होता था क्योंकि रिएक्ट नहीं करते थे, बट लेटर ऑन इनके कंपाउंड्स बने हैं रिएक्ट इन। अब नोबल गैसेज हम कह सकते हैं कि रिएक्ट करती है, बट इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स कम करती है। ठीक है, रेयर गैसेज मतलब कि कम मिलना, इसलिए रेयर। ठीक, सो ये हो गया आपकी ग्रुप 18। ग्रुप 17 आपका क्या है? हैलोजन फैमिली, इसी नाम से फेमस है ये, हैलोजन फैमिली। हैलोजन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मिंग। अब अगर आप देखो नॉर्मली सबसे पहले सॉल्ट की बात आती है तो क्या सॉल्ट यूज करते हो? आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज आता है? NaCl, टेबल सॉल्ट आता है ना, NaCl, KCl, और ठीक है जितने भी इस तरह के सॉल्ट्स हैं, तो उससे आप इसको याद रख सकते हो कि आपका सॉल्ट फॉर्मिंग है हैलोजन फैमिली। देन ग्रुप 16 है आपकी ऑक्सीजन फैमिली। ठीक, ऑक्सीजन फैमिली। यस, ऑक्सीजन फैमिली। इसका आप जैसे हैलोजन नाम था ना, तो यहां पे इसका नाम पता क्या है? चाल्कोजेंस, CHALCO। ये GENS का मतलब होता है फॉर्मिंग, ये ठीक है, GENS मतलब फॉर्मिंग। और ऑक्सीजन फैमिली को हम क्या कहते हैं? ओर फॉर्मिंग। अगर आपने देखा हो मैक्सिमम ओर्स जो हैं ऑक्साइड्स एंड ऑल, उसमें सल्फाइड्स वगैरह, तो इसीलिए ऑक्सीजन और सल्फर का मेनली ध्यान में रखते हुए आपको याद आ जाएगा। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, उसको हम कहते हैं चाल्कोजेंस एंड क्या बोलेंगे हम? ओर फॉर्मिंग। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है आपकी ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 है आपके नाइट्रोजन फैमिली। ठीक, नाइट्रोजन फैमिली। इसके लिए भी इसी तरह का एक वर्ड है। क्या वर्ड है? निकोजेंस, PNICOGENS। ये P आपका साइलेंट है, निकोजेंस आप बोलते हो। निकोजेंस का मतलब सफोकेटिंग कॉजिंग, सफोकेटिंग फॉर्मिंग या कॉजिंग बोलो, कि इनसे घुटन होती है। ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ना, इनके जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे अमोनिया है, जितनी गैसेस हैं, फॉस्फोरस की गैस है, मतलब इस तरह के जो आपके चीज़ें हैं, जो इनके कंपाउंड्स हैं, उनसे सफोकेशन होती है। इसलिए क्या नाम पड़ गया इस फैमिली का? निकोजेंस। सफोकेटिंग या सफोकेशन कॉजिंग कह सकते हो आप। ठीक, सो इसी तरह से आगे और बढ़ते हैं। 15 तक हमने कर लिया, 18, 17 पीछे से चले थे हम, 18, 17, 16, 15। अब मूव ऑन करते हैं 14 एंड 13 पे, एंड उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज। जैसे आपने 18, 17, 16, 15 के लिए किया ना, ग्रुप 14 एंड 13 के लिए आप नॉर्मली कहते हो बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। उसके अलावा कोई ऐसा और स्पेशली नेम नहीं है जैसे बाकियों का था। ठीक, सो ये पार्ट भी हमने कवर कर लिया। एंड मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक को मिला के क्या कहते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो हमने दो ब्लॉक्स कर लिए, मेन ग्रुप एलिमेंट्स दोनों को कंबाइन करके बना, है ना, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। ठीक, दूसरी चीज अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में देखिए, सबसे पहले एक तो S ब्लॉक में आपके मैक्सिमम क्या थे? मैक्सिमम नहीं, इनफैक्ट सारे मेटल्स थे। यहाँ पे आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों हैं, बट ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं, इसलिए कह दिया जाता है एक्सट्रीम राइट में, पीरियोडिक टेबल के राइट में ऑलमोस्ट सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, सो मेटल्स वेरी फ्यू, शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं, फुल स्टॉप, मेनली नॉन मेटल्स। ठीक, ओके। एंड जैसे मेटालिक नेचर की बात हमने वहां की थी, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? मेटालिक नेचर वहां से लेफ्ट से राइट तक आते आते रिड्यूस हो रहा था, है ना, और नॉन मेटालिक नेचर बढ़ रहा था। सो नॉन, अब ये तो था अलोंग द पीरियड, अगर आप डाउन द ग्रुप की बात करोगे तो इसका अपोजिट होगा। मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज एंड नॉन मेटालिक नेचर रिड्यूसेज। तो इसका मतलब अगर ज्यादा पूछा जाए ना कि कौन ज्यादा नॉन मेटालिक इन नेचर होगा, तो ऊपर वाले ये वाले जो कॉर्नर के एलिमेंट्स हैं, ये ज्यादा नॉन मेटालिक इन नेचर होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? मेटालिक करैक्टर बोलो या मेटालिक नेचर? मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेज
इसका मतलब था ना इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक। एंड नॉन मेटेलिक डिक्रीजेस, मतलब नॉन मेटेलिक का मतलब नेचर है, नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक। अलोंग द पीरियड की हम बात नहीं, अलोंग द पीरियड भी अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ से इस साइड जब जाएंगे तो आपका नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, इसलिए बोरोन और फ्लोरीन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन ज़्यादा नॉन मेटेलिक इन नेचर होगा, फ्लोरीन, ठीक। ओके, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पीज यानी आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम राइट तक आते आते साइज बहुत छोटा हो जाता है, आपका न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, सो आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई, वो आपके आयनिक इन नेचर थे, यहाँ पे आपके ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। मैं सारे पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज शॉर्ट में मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे आपको याद रहे वहाँ आयनिक था, यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात करें अगर, वेरी लेस रिएक्टिव, उसका रीज़न क्या है, देखिए कि अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें NS2 NP126, तो NS2 जो आपका क्लोज शेल है ना वो हमेशा क्लोज रहेगा, उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स की हिंड्रेंस कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला पा रहे, इसका मतलब कि वो एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है फ्रॉम न्यूक्लियस, किसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस वजह से ये वाले आपके एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव हैं, ठीक है, वेरी लेस रिएक्टिव इनफैक्ट हम कह सकते हैं। अब हमारी क्या प्रॉपर्टी रह गई, नेक्स्ट है, वहां हमने क्या किया था, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, यहां क्या आएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। क्यों, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और क्यों आएगा, क्योंकि ये आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं इजिली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यानी रिडक्शन शो कर रहे हैं, तो हेल्प किस में करेंगे, ऑक्सीडेशन में, सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एक चीज़ और कि आपकी इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब आपके ये दोनों 16 और 17 ये दोनों आपके ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। सो ये दोनों ग्रुप्स के लिए हम क्या कहेंगे, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। बाकी ये प्रॉपर्टी सॉरी ये प्रॉपर्टी हम अलग से भी अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ जस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल जो हमने इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, और कंपैरिजन अगर आप देखो वहाँ पे आपके मेनली आयनिक था, हमने यहाँ कोवेलेंट कर दिया, ठीक है। हाँ यस, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात और रिड्यूसिंग नेचर की बात, कि डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड ये कैसे चेंज होगा। अब अगर आप देखो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक आते आते, अच्छा अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपको पढ़ना है तो उसके लिए एक चीज़ और है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक के साथ को रिलेट करके पढ़ सकते हो, है ना। आपको पता लग गया नॉन मेटल्स क्या हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से देखो नॉन मेटेलिक डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, तो यानी नीचे जाते जाते मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर उस ग्रुप में नीचे जाते जाते क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो जाएगा। तभी मैंने कहा था कि कंपैरेटिव स्टडी करनी है सो दैट आपको क्लियर रहे सारी प्रॉपर्टीज, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट पी ब्लॉक, ठीक। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब किसकी बात हो जाएगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी ऑर्बिटल में, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जाएगा। ओके, अब जैसे वहां पे हमने एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के लिए किया, एक एस ऑर्बिटल आपके उसमें कितना, एक ही ऑर्बिटल होता है ना एस सब शेल में, डी के केस में ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स। सो 5 ऑर्बिटल्स हैं, मतलब 5 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। सो इसीलिए हमारे ग्रुप्स कितने होंगे, ग्रुप 3 से लेके 1 2 किया था ना, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक आप कैलकुलेट करो, टोटल कर लो, 10 ग्रुप्स आपके हो गए। ये सारे ग्रुप्स आपके कवर करते हैं क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और इनका दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज क्यों, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन सीरीज या एलिमेंट्स, है ना, दोनों ही लिखा जाता है। क्यों, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट्स देखो, उनमें जो जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक ग्रेजुअल चेंज
नजर आता हुआ दिखता है इन एलिमेंट्स में। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन सीरीज या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब बात आई 10 ग्रुप्स हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देन हम क्या करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखो जब हम डी की फिलिंग कर रहे होते हैं, पी का तो कोई रोल नहीं है, पी ऑलरेडी फिल्ड है, बट एस का रोल है, क्योंकि आपको ध्यान होगा क्रोमियम एंड कॉपर में हमारा क्या एक्सेप्शंस है ना, वहां पे आपका NS1 आ जाता है। सो यहाँ पे आपका क्या होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी में तो 1 to 10 ही है चेंजेस, और तो कुछ आ नहीं रहा, या तो 1 होता है या 10 होता है, मतलब 1 2 3 4 इसी तरह से। एंड NS1 to 2 या तो NS1 होगा या NS2 होगा, है ना। मैक्सिमम केसेस में आपका NS2 ही है, जैसे 4s2 है आपका सब जगह, बट क्रोमियम कॉपर में 4s1 हो जाता था। अब ये आपका मेन शेल है एंड N-1 यानी कि एक पहले शेल को क्या कहा जाता है, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या कहा जाता है, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट शेल, ये भी कह दिया जाता है। इसलिए मैंने वर्ड बता दिया, पेनल्टीमेट का मतलब कि जस्ट पहले वाला आपका जो मेन शेल से जस्ट पहले वाला होगा N-1, उसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ग्रुप्स का हो गया। अब इसमें देखिए मेन चीज क्या है कि जैसे हमने एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के लिए किया, ऐसे ही यहाँ पे एलिमेंट्स देखने हैं, बट उसकी डिवीजन है। डिवीजन कैसी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, TS का मतलब ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, किसकी फिलिंग होती है इसमें, 3D की फिलिंग, है ना। और अगर आप चेक करो कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से देखो एक रो आपकी कौन सी गई, हाइड्रोजन वाली, फिर लिथियम वाली रो गई, फिर सोडियम वाली भी आपकी रो गई, है ना। देन उसके बाद उसके नीचे क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, एंड देन उसके अब 20 वाली जो आपकी थी, 21 वाली जो आपका जब आएगा, तो आपको याद करने का तरीका हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्ड है कि फोर्थ है। ठीक है, 3D वाला आपका सीरीज जो है आ रही है, वो थर्ड वाली है कि फोर्थ है। आपने देखा 3 हमने स्किप किए हैं, एक हाइड्रोजन वाला, एक लिथियम वाला, एक सोडियम वाला। ठीक है, फिर जब चौथा पोटेशियम वाला आ रहा है, वहां पे आपके डी ब्लॉक उसी रो में आगे स्टार्ट होंगे। सो इट मीन्स ये कौन से वाले पीरियड में है, फोर्थ पीरियड से। ठीक है, फोर्थ पीरियड, ये कोरिलेट करके पढ़ना। 3D की फिलिंग होती है इसमें, 3D ऑर्बिटल्स लिख देती हूं मैं। ठीक है, 3D ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है, कहां से लेके कहां तक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, 21 30 10 एलिमेंट्स हो गए, क्लियर। इसी तरह से आपको सबका पता होना चाहिए। फिर हमारी आती है, इसको हम 3D ट्रांजिशन सीरीज भी कह देते हैं। ठीक, फिर देन आपकी आएगी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, कौन से पीरियड में, 5th पीरियड में। ठीक, किसकी फिलिंग होगी, 4D की फिलिंग। 4D की फिलिंग और कहां से कहां तक है, स्कैंडियम के नीचे क्या आता था, ये टेरियम 39, ये टेरियम से लेके कैडमियम तक 48। आई होप ये एलिमेंट्स आप धीरे धीरे लर्न कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे किसके बाद क्या है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा पीरियड आ गया, देखो 4th था, 5th था, 6th पीरियड। ठीक, 6th पीरियड कहां से कहां होगी, अब ये ध्यान रखना है आपको। देखो 6th पीरियड कौन से वाला था, लैंथनम वाला। सो एक तो आपका लैंथनम 57 है ना, उसके बाद आपका चला गया था ना नीचे, F ब्लॉक में चले गए थे एलिमेंट्स, तो उसके बाद डायरेक्टली आपका क्या आया, 72 से 80 तक, हैफनियम 72, कहां से कहां तक है, मरकरी तक 80, 72 से 80, हैफनियम टू मरकरी एंड लैंथनम 57। ठीक, इसमें किसकी फिलिंग हो रही है, यहाँ पे आपकी 4D की थी, यहाँ आपकी 5D की फिलिंग हो रही है। क्या रह गया अब, लास्ट आपकी 4th ट्रांजिशन सीरीज, इसमें किसकी फिलिंग होगी, 6D की फिलिंग होगी। एंड जैसे लैंथनम के नीचे एक्टिनियम आएगा ना 89, और उसके बाद 14 एलिमेंट्स आपके अगेन नीचे चले गए थे, राइट। सो उसके 103 तक, उसके बाद आपका कहां से कहां तक आएगा, 104 से लेके 112 तक, एटॉमिक नंबर में मेंशन कर रही हूं, ये सारा आपका कवर होगा 4th ट्रांजिशन सीरीज में। ठीक, तो मैंने हर ट्रांजिशन सीरीज में आपको ये बता दिया किसकी फिलिंग हो रही है, कौन सा पीरियड है, कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डी ब्लॉक में आपने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आप वैसे कैलकुलेट करके देखोगे, 4 ट्रांजिशन सीरीज है ना, तो कितने होने चाहिए, 40 एलिमेंट्स। अगर आप उस हिसाब से देखें तो 40 एलिमेंट्स होने चाहिए, बट हम इसमें नहीं काउंट करते हैं। उसका रीजन क्या है, वो जो बीच में कुछ एलिमेंट्स नीचे चले गए हैं। फाइन, सो
ये था आपका ओवरऑल व्यू डी एलिमेंट्स का। अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक बार एलिमेंट्स लिख लेते हैं जैसे हमने एस और पी ब्लॉक में लिखा। ठीक, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम 3D सीरीज लिखेंगे, 4D एंड 5D। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, अब आपको ध्यान है यहाँ नीचे क्या जाता था, कैडमियम, मरकरी। ठीक, कॉपर के नीचे क्या जाएगा, सिल्वर, गोल्ड, निकल के नीचे पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, यहाँ रोडियम, कोबाल्ट के नीचे, देन इरिडियम, आयरन के नीचे रुथेनियम एंड देन ऑस्मियम। ठीक, और यहाँ टेक्नीशियम, रेनियम। ओके, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम एंड देन टंगस्टन। ठीक, इसके नीचे नायोबियम एंड देन टेंटलम। टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम एंड हैफनियम। ठीक, यहाँ यटेरियम और लैंथनम। ठीक, ये हमने हो गए ना आपके सारे एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, तो और लास्ट वाला लास्ट वाला हमने नहीं किया है सीरीज, क्योंकि हम उसको यूजुअली कम ही स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज, अब देखिए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, हमारी पूरी केमिस्ट्री में है। इसके यूजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं फिर पता लगेगा। हार्ड है एक तो, मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब कैन बी बीटन इनटू शीट्स, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जो आप मेटल की प्रॉपर्टीज करते आ रहे हो। ठीक, अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। एक्चुअली इसका रीज़न ही यही है कि इसकी जो जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना वो ट्रांजिशन शो कर रही हैं। प्रॉपर्टीज़, एक होता है ना कोई चीज़ ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम केसेस आपके उतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ मिडवे हैं, इसीलिए ज़्यादा हेल्पफुल है। फाइन, सो आयनाइजेशन एनर्जी इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स। ठीक, ओके, बाकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं, ये भी आपने देखा ही होगा। जैसे जितने आप कंपाउंड्स एलिमेंट्स देखोगे ना, आयरन +2 +3, कॉपर +1 +2। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करता है +8 ऑस्मियम, ये याद रखना। नॉर्मली आप कह सकते हो कई बार पूछ लिया जाता है। फाइन, ठीक है, उसके बाद एलॉयज के इसके इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बनते ही हैं। इनफैक्ट आपको पता है ना, ब्रॉन्ज, ब्रास, उसमें सब क्या है, कहीं पे कॉपर, कहीं पे जिंक। तो मैक्सिमम केसेस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके दे फॉर्म एलॉयज। ओके, 5th पॉइंट, कलर्ड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर का मतलब क्या है, तो मैग्नेट्स जब यूज होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं और पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो मैग्नेट्स आपके जो आपको बनाने होते हैं, मैग्नेटिक नेचर चाहिए उसके लिए, वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ओके, देन आपका उसके बाद आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये, कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सेस जैसे आपने आई थिंक आयरन के पढ़े होंगे, है ना, और हीमोग्लोबिन है जैसे, एक तरह से आपका काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स तो बन ही रहा है उसमें। कॉम्प्लेक्सेस आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं, बाकी भी हो सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल आप बेसिकली वैसे याद रखिए कि कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। कैटलिस्ट की तरह काफ़ी यूज होते हैं। आयरन आपको पता है, देखो आयरन, मोलिब्डेनम, है ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी कितनी सारी हैं, उसमें कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। फाइन, सो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, आयनिक एंड कोवेलेंट, फिर उनमें से क्या शो करेंगे, दोनों ही, बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट। कुछ कंपाउंड्स आयनिक होंगे, आयनिक एंड कोवेलेंट बोथ, है ना, क्योंकि जब आप ये कह रहे हो कि आयनाइजेशन एनर्जी दोनों मतलब इन बिटवीन है, मिडवे है, एस एंड पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज भी, तो नेचुरली आपके आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड भी इसी तरह से होगी। और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, वो भी ऐसा ही होगा, मिडवे। और कोई ऐसी प्रॉपर्टी रहेगी जो हमने स्टडी ना की हो, मेटल्स वाली हो गई। ओके, देन
यस, मेन प्रॉपर्टीज जो इसकी है वो ये वाली हैं कि एलॉयज बनाती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस एंड कैटलिस्ट। ओके, ये तो हमारी मेन प्रॉपर्टीज हो गई। और एक प्रॉपर्टी और है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, है ना, ये भी है। अब आप देखो यहाँ कॉपर है ना, कॉपर वायर्स हमारी मैक्सिमम आती हैं, तो ये प्रॉपर्टी इसको मेंशन नहीं कर देती हूँ मैं 9th यहाँ मेंशन कर देती हूँ, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जब हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे ना, डी ब्लॉक जब आपका आएगा, पी ब्लॉक एंड ऑल, ये सारी चीज़ें तब अगेन रिपीट होंगी, बट एज यू आर प्रोसीडिंग, आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। अब मेन पार्ट यहाँ पे क्या रह गया कि डी ब्लॉक में आपने ये सारी चीज़ तो पढ़ी, बट एक चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जाता है जिंक कैडमियम मरकरी का, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है बाकी एलिमेंट्स से। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जितने आपके मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज उनसे डिफरेंट है। उसका रीजन क्या है, NS2 ये तो पूरा है, ठीक है, बट N-1 कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। सो आप N-1D 1 to 10 भी आप नहीं कहोगे, इसमें 10 होता है। 1 to 10 तो हम जनरल लिखते हैं ना, यहाँ पे आपको पता है सब कुछ कंप्लीटली फिल्ड है। NS2 ND जो भी होगा आपका 10, N-1D 10। सो अगर आपका कंप्लीटली फिल्ड है और बाकी में आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो नेचुरली आपकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक, बट इनकी प्लेसमेंट कहीं और नहीं हो सकती थी, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही रखा गया। डी इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहा था जस्ट बिकॉज यहाँ पे इसको प्लेस किया गया। अदरवाइज प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज बाकियों से डिफरेंट है, ठीक। सो ये था हमारा सारा डी ब्लॉक कंप्लीट। अब इसमें मेन चीज़ अगर कुछ रह गई है तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमने कवर ही कर लिया है। एंड यस, एक चीज़ और, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आपके मेटल्स हैं वो और एस ब्लॉक वाले, उनमें डिफरेंस है। ये हार्ड मेटल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि मेटालिक बॉन्ड्स यहाँ ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, एंड वो आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। आप वैसे भी देखो, बिल्कुल लेमैन की तरह समझना चाहो तो आयरन, कोबाल्ट, ये सब हार्ड है ना, एंड वहाँ पे आपका सोडियम पोटेशियम इजिली कट हो जाता है और हाईली रिएक्टिव होता है। इनकी रिएक्टिविटी इन बिटवीन है, उनके कंपैरिजन में कम है, इसी वजह से इनके एलॉयज बन पाते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, कलर्ड कंपाउंड्स हैं। सो ये सारे रीजंस हैं जो, अगर ये पूछा जाए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों आपके ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो ये सारे रीजंस वहाँ पे काउंट होंगे। सो अब हमारा डी ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा रहेगा एफ ब्लॉक, एंड हम फर्दर उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि अगर आपको एलिमेंट दिया जाए तो आप देखते ही बता सको पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, कहाँ वो लाई करेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सो टिल देन यहाँ तक का जितना है आप प्रॉपर रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने आज एलिमेंट्स दोबारा से सारे कराए हैं बार बार आपकी मेनली रिविजन के लिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, दैट इज़ अ मस्ट, क्योंकि किसी ना किसी का हो सकता है टेबल याद ना हो रहा हो, तो शायद यहाँ पढ़ के पीरियोडिक टेबल याद हो जाए या कुछ नया लगे। सो दैट्स इट फॉर दिस एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।